नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए प्रोफेसर डॉक्टर किसलर पंचोली की लिखी हुई कहानी ए सेल्फी विथ मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। मीकू जिस मल्टी के तीसरे माले पर रहता है उसका नाम है आंगन अपार्टमेंट। ये अलग बात है कि उसमें आंगन तो क्या, आंगननुमा भी कोई खुली जगह नहीं है। न है तो न सही। मीकू यानी हमारी कहानी का नायक मकरंद जाजू कक्षा तीसरी का छात्र। वो पढ़ता है न्यू सनरेज कॉन्वेंट स्कूल में। ये अलग बात है कि वह स्कूल में सूरज की कोई किरण दिन भर में भूले भटके ही ठिठकती है। न ठिठके तो न सही। उसके घर में कुल 4 लोग हैं, जैसे कि अक्सर आजकल की न्यूक्लियर फैमिली में होते हैं। मम्मी पापा भाई बहन। नहीं, बहन नहीं, थोड़ा सुधार करना होगा। मम्मी पापा दादी और वो स्वयं। पापा निशांत जाजू लगभग रोज़ फैक्ट्री जाते हैं मैनेजरी का काम करने, सुबह से शाम तक। मम्मी निशा जाजू रोज़ घर में काम करती हैं, सुबह से शाम, नहीं रात तक। उसे स्कूल से घर आने के बाद मिलती हैं दादी। उसे उनका वास्तविक नाम नहीं मालूम, बस दादी है। न मालूम तो न सही। वे बड़ी भली और प्यारी महिला हैं, हमेशा हल्के रंगों की और बारीक किनारी वाली, साफ धुली व झटक कर सुखाई गई, बिना प्रेस की सूती साड़ी में लिपटी गोरी बूढ़ी काया, पतले पतले होठों के मध्य हमेशा मंद मंद मुस्कुराती मुखाकृति। उन पर थकन की कोई छाया मीकू ने कभी नहीं देखी। उसे लगता है थकने का जिम्मा सिर्फ मम्मी का है। वो मम्मी के मुंह से ही सुनता आया है काम में व्यवधान से संबंधित स्वगत वार्तालाप के टुकड़े, जैसे उफ बहुत थक गई हूँ, अभी कपड़े धोना बाकी है, या आज नल ने पचा डाला, पीने का पानी भरने में ही 4 चक्कर ऊपर से नीचे के हो गए, आदि। और दादी, आ गया बेटा स्कूल से, चल फटाफट हाथ पैर धो के मेरे पास आ जा, तेरे कपड़े बदल दूँ, खाना लगा दूँ, आजा मेरे लाडे सर। उसके सिर के बालों पर लड़िया कर घूमती जाती उनकी उंगलियां। मीकू गदगद। इतना आत्मीय स्वागत उसे उनके और करीब ले आता, भौतिक और मानसिक दोनों रूपों में। वे उसे प्यार से खाना खिलाती, वो होमवर्क करता, वो पास में बैठी रामायण पढ़ती। वे उसे कुछ देर अपने पास सटाकर आराम करवाती। वो कहानी सुनाने को कहता, वे कहती, दिन में कहानी नहीं सुनते, मामा रास्ता भूल जाते हैं, रात को सुनना। उसका आराम जैसे ही हल्की नींद में रूपांतरित होता, वे उसका माथा चूम, चादर उड़ा, पंखे की गति मौसम के अनुसार कम ज़्यादा कर किचन में बहू का हाथ पटाने चली जाती। वो शाम को दोस्तों के साथ बाहर खेलता, आकर पापा के साथ टीवी देखता, चारों साथ में रात का खाना खाते। वो और दादी एक ही कमरे में सोते। वो कहता, अब तो रात है, मामा रास्ता नहीं भूलेंगे, कहानी सुनाओ। वे उसे रोज़ पंचतंत्र या हितोपदेश की कहानियाँ सुनाती। उनके मौखिक खजाने में कहानियों के अनेक मोती होते, कौवे की बुद्धि, बगुले की बेवकूफ़ी, मोर का नाच से लगाकर टिटहरी की होशियारी तक। वो कहानी सुन नींद में कहानियों के ही सपने देखता। एक दिन रोज़ की तरह उन्होंने कहानी सुनाना शुरू की। मीकू बेटा, एक थी गौरैया, नाम था रानी। उस दिन मीकू को न जाने क्या हुआ, कहानी में हुंकारा भरने के बजाय उसने अजीब सी मांग रख दी। दादी, मुझे गौरैया देखनी है, गौरैया को बुलाओ, रानी को बुलाओ। अरे कहानी तो सुन। नहीं, अब मैं उसी की कहानी सुनूंगा जिसे देख लूँगा, पहले गौरैया को बुलाओ फिर कहानी सुनाओ। वो बाल हट में ठुनका। बहुत अच्छी कहानी है, सुन ले। मैंने नहीं देखी, कैसी होती है गौरैया, कहाँ होती है गौरैया, क्या खाती है गौरैया? उसने जिद में मचल कर प्रश्नों की झड़ी लगा दी। देख, गौरैया बित्ते भर की छोटी सी चिड़िया होती है, घरों के आसपास फुदकती रहती है। कहाँ फुदक रही अपने घर के आसपास? पहले दिखाओ। जब तक दिखाओगी नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा। वो हाथ पैर पटक कर बिफरने लगा। जब मम्मी ने आंखें दिखाकर मीकू चुपचाप खाना खा ले कहा, उसने रोते भी सूरते खाना खा लिया। लेकिन गौरैया देख कर ही उसकी कहानी सुनना है कि रट लगाए रखी। रोते रोते उसकी हिचकी बन गई और वो दादी की गोद में ही सो गया।
उन्होंने उसे हौले से पलंग पर लिटा दिया। वे खुद सोच में पड़ गईं, भला पोते की जिद मैं कैसे पूरी करूं? इस भीड़ भाड़ भरे शहर में कहीं दूर दूर तक गौरैया दिखती ही नहीं। कहाँ चहचहाती है वो अब यहाँ? उन्हें अपना बचपन याद आने लगा। गांव में बीता बचपन, कितनी सारी होती थी गौरैया उनके आसपास, झुंड की झुंड। सब जगह क्या खेत, क्या खलिहान, क्या घर, क्या आंगन। चींची चूचू, चींची चूचू, चींची चूचू का मीठा शोर मचा रहता था चारों ओर। कितना मज़ा आता था जब कहीं गौरैया पानी के डबरे में या कहीं धूल में अपने पंखों को फड़फड़ाती थी। तब दादाजी कहते थे अब बरसात होगी। एक बार काली बिल्ली ने बागड़ में बने गौरैया के घोंसले पर झपट्टा मारकर उनके सामने ही चिड़िया के बच्चे भकाभक खा लिए थे। उस रात वे सो नहीं पाई थीं। उन्हें बिल्ली साक्षात राक्षसनी लगी थी। और एक बार ननिहाल में एक गौरैया आईने में चोंच मार रही थी सुबह से शाम तक। टक 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 टक। वो समझ रही थी सामने दूसरी चिड़िया है। तब मामी ने आईने को कपड़े से ढक दिया था। नानी ओटले पर हाथों की मुद्राओं से खेल खिलाते हुए कहानी सुनाती थी। चिड़िया आई, दाना खाया, पानी पिया, उड़ी फुर्र। तब समीपी कोई चिड़िया वाकई फुर्र से उड़ती दिख जाती थी और बच्चों में खुशी की किलकारी गुंजायमान हो जाती थी। ओफ, अब यहाँ कहाँ दिखाऊं मीकू को गौरैया? वे इसी विचार में डूबी रहीं। अगले दिन जब वो स्कूल से आया तो पिछले दिन की जिद भूल चुका था, लेकिन दादी नहीं। जिद ने उनके दिल में मानो घोंसला बना लिया था। ओहो, इस शहर से उड़ी तो कैसी उड़ी गौरैया, ये लौटने का रास्ता ही भूल गई। मीकू ने मुझे चुनौती दी है, मुझे कुछ करना ही होगा। मीकू बेटे, चलो अपन गौरैया को बुलाने की जुगत लगाते हैं। सच्ची दादी? मेरी अच्छी दादी, वाह, चलो चलो बुलाते हैं। वो किलक उठा। उसी के साथ अगला जिज्ञासु प्रश्न तैयार था, लेकिन बुलाएंगे कैसे? तू मेरे साथ चल और देखता जा। कहकर वे उसे ड्राइंग रूम में लगी बड़ी बालकनी में ले गईं और ख्यात कहानीकार खुशवंत सिंह की दादी की तरह अपनी मुट्ठी में बंद ज्वार, चावल और मूंग की दाल के दाने बालकनी के आधे भाग में बिखेर दिए। 5 मिनट बीते ना बीते कि वो पूछ बैठा, कहाँ आई गौरैया? थोड़ा रुक, सब्र खा, कोशिश कर रही हूँ, जरूरी नहीं कि दाना डालते ही आज और अभी आ जाए गौरैया। 1 दिन, 2 दिन, दिन पर दिन बीतते गए। 1 सप्ताह से 2 सप्ताह हो गए। रोज़ दाने बिखेरे गए, पर गौरैया नहीं आई तो नहीं ही आई। दादी, आप मुझे बुद्धू बना रही हो, नहीं आने वाली आपकी गौरैया, मीकू अविश्वास से बोला। बीतते समय ने उसका सब्र हर लिया। गौरैया देखने की उसकी जिद मंदी पड़ गई और पोते को गौरैया दिखाने की हसरत दादी में जुनूनी हो गई। उन्होंने बालकनी में बिना नागा दाने बिखेरने का काम नियम से जारी रखा। मम्मी ने किंचित नाराज़गी भी जाहिर की। ये क्या रोज़ के रोज़ मुट्ठी मुट्ठी अनाज वेस्ट हो जाता है, बालकनी में चींटियाँ अलग आ जाती हैं। तो उन्होंने नया रास्ता निकाला। अनाज के दानों की जगह बासी रोटी के बारीक टुकड़े करके थाली में रखने लगीं और थाली की जगह हर आधे घंटे में आते जाते बदलती रहती ताकि चींटियाँ ना हों। एक दिन मीकू स्कूल से आया तो क्या देखता है, वे स्टूल पर चढ़कर बालकनी की ऊपरी झूलती दीवार पर एक मिट्टी का सकोरा किसी कील से लटकाने का प्रयास कर रही थी। क्या कर रही हो दादी? उसने चहकते हुए पूछा। आ गया बेटा, तनिक पानी का लोटा ऊंचा कर दे। मैं गौरैया के लिए पानी रख रही हूँ, वो दाना खाएगी तो उसे प्यास भी लगेगी ना। उन्होंने सदा की तरह स्नेहासिक्त स्वर में जवाब दिया। आपकी गौरैया जाने कब आएगी, कब खाएगी, कब पिएगी। आप मुझे खाना दे दो प्लीज़, मुझे ज़ोर से भूख लगी है। शाम को मम्मी पापा से शिकायत कर रही थी, इस उम्र में स्टूल पर चढ़कर सकोरे में न जाने कौन सी गौरैया के लिए पानी डालती हैं माँ जी। कभी गिर पड़ी और हड्डी टूट गई तो सेवा टहल तो मुझे ही करनी पड़ेगी ना। उनका दिल लगा है, किसी जतन में लगी रहने दो, तुम परेशान मत हो। रही बात सकोरे में पानी डालने की, वो मैं ऑफिस से जाने से पहले कर दिया करूँगा। अब ठीक? आखिरकार और कुछ दिनों बाद गौरैया आगमन का अपेक्षित सुखद पल आ ही गया। वक्त ने उसे उसी फ्रेम में मढ़ दिया जब मीकू स्कूल से घर आया। उन्होंने उसे बताया, बालकनी में देख, 2 गौरैया कैसे सहमते हुए थाली में से दाना चुग रही हैं। वो खुश होकर उनके करीब जाने लगा। उन्होंने उसे रोका।
शिश चुप, बालकनी में अभी मत जा, गौरैया डर जाएंगी। कुछ दिन बस दूर से देखता रहे, उन्हें आने दे, दाना रोटी खाने दे। जब वे निश्चिंत हो जाएंगी तब हमेशा आती रहेंगी। उस दिन मीकू ने दूर से देखने की बड़ी मुश्किल से तसल्ली की। उसकी आंखें खुशी से चौड़ी हुई जा रही थीं, दिल बल्लियां उछल रहा था और मुस्कान थी कि बंद ही नहीं हो रही थी। वो दादी पर झूम झूम गया। अच्छी दादी, प्यारी दादी कह चूम चूम कर उनका चेहरा लाल कर दिया। दादी देखो, एक ने आपके सकोरे में से पानी भी पिया। या हुर्रे। जब सांझ ढले दोनों गौरैया उड़ न गईं, तब तक वो उन्हें अपलक निहारता ही रहा। अभी तक दादी के हाथों की मुद्राओं, आवाज़ के उतार चढ़ाव और आंखों की बोली से उसने जो सुना था, चिड़िया आई, दाना खाया, पानी पिया, उड़ी फुर्र, वो सजीव दृश्य उसकी स्मृति में सदा के लिए जुड़ गया। उसे लगा वो गौरैया के बारे में और बातें करे। दादी, दोनों गौरैया के रंग में फ़र्क देखा आपने? एक का रंग भूरा हल्का स्लेटी था और एक का कहीं कहीं चमकदार भूरा सफ़ेद। ऐसा क्यों दादी? ये तू तेरी टीचर से पूछना या पापा से। तू खुश हुआ ना घर में गौरैया आई देख के? अब जल्दी से अपना होमवर्क कर ले। रात को पापा से पूछना नहीं भूला। उन्होंने उसे प्यार से बताया, बेटा यूँ समझ कि दूसरा रंग वाली होती है मम्मी गौरैया, और जिस पर कहीं कहीं चमकदार रंग भी दिखते हैं वो होता है पापा गौरैया। ऐसा कहते समय वे मम्मी को कनखियों से देख रहे थे। ओहो, अगर इनमें भी पापा मम्मी होते हैं तो बच्चे कहाँ हैं? हाँ पापा, याद आया, नेस्ट में होते हैं ना चिड़िया के बच्चे। मैंने कलरिंग बुक में नेस्ट का पिक्चर देखा था। हाँ बेटा, चिड़िया नेस्ट में पहले एग या अंडे देती है, फिर उसमें से बच्चे निकलते हैं। नेस्ट को घोंसला भी कहते हैं, पापा ने जानकारी दी। अब वो दादा की ओर मुखातिब हुआ। हाँ, अब समझ में आया दादी, कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, चिड़िया आई, दाना खाया, पानी पिया, उड़ी फुर्र, इसके आगे भी है। चिड़िया फिर आई, घोंसला बनाया, अंडे दिए, बच्चे निकले, चिड़िया और बच्चे सब उड़े फुर्र, है ना पापा? बिल्कुल, यही है चिड़िया की पूरी कहानी। पापा ने उसकी बात पर हाँ कही। उसे लगा वो अचानक समझदार और बड़ा हो गया है। गौरैया दर्शन के बाद उसके चेहरे पर असीम आनंद का स्थायी प्राकृतिक लेप सा पुत गया। वो रात को सोते सोते फिर उठ बैठा और दादी से पूछने लगा, क्या आप गौरैया को अपने घर में घोंसला बनाने के लिए भी बुला सकती हो? क्या वो यहाँ घोंसला बनाएगी? पूछते समय उसकी आंखें आगामी खुशी से स्वतः विस्तारित हो रही थीं। देख, तू उंगली पकड़ के पोंछा मत पकड़। अपनी गौरैया दिखाने की बात हुई थी और वो मैंने तुझे दिखा दी। अच्छा ये बता दो, कहाँ बनाती है वो घोंसला? ये बात नक्की है कि मानुस घरों के आसपास ही जुगत लगाकर वो अपना घोंसला बनाती है। जगह ऐसी चुनती है जहाँ बिल्ली या कोई और जिन जानवर उसके अंडे बच्चे चट ना कर जाए। रहा सवाल अपने घर की बालकनी में घोंसला बनाना, उसे पुसाएगा या नहीं ये गौरैया जाने। चल अब तू सो जा, बहुत रात हो गई है। फिर भी दादी कहो, अपने घर भी तो बना सकती है ना? हाँ बना सकती है, उन्होंने बात समाप्त करने की गरज से कह दिया और वो सपनों भरी नींद में खो गया। अगले कई दिनों तक वही प्रश्न, कब बनाएगी घोंसला, पूछता रहा। देख, अपन दाना पानी देते रहेंगे, हो सकता है उसका मन पड़ जाए और वो यही कहीं बना ले अपना घोंसला। इंतज़ार करना पड़ेगा। तू बहुत उतावला है रे मीकू, उतावले लोगों के घर गौरैया नहीं बनाती है घोंसला। आप जितने दिन बोलो उतने दिन मैं इंतज़ार करूँगा दादी, बस अपने घर घोंसला बन जाए एक बार। मैं अपने सब फ्रेंड्स को शान से दिखाऊंगा, चलो मेरे घर गौरैया ने घोंसला बनाया है। फिर दिन बीतते गए। मीकू की बालकनी में गौरैया आती रही, कभी एक, कभी दो, कभी चार, कभी अनेक। वे आती, दाना खाती, पानी पीती, न पीती, चींची करती और फुर्रे से उड़ जाती, पर घोंसला नहीं बनाती। एक दिन वो बोला, दादी हम अपने हाथों से बना के यहाँ रख दें घोंसला, कैसा रहे? फिर वे देंगी उसमें अंडे? ना, कभी नहीं। अपने घोंसले की एक एक चीज़, जड़, तिनका, पत्ती, सब कुछ अपनी चोंच से चुन चुन कर लाती है गौरैया और बड़ी तरतीब से जमाती है घोंसले में। जहाँ उसे जचता है वही बनाती है घोंसला।
पापा भी दादी पोते में गौरैया को लेकर घुटती बातों से प्रसन्न थे। वे उसके लिए पक्षियों से संबंधित बाल साहित्य की पुस्तिकाएं और चिड़ियों के गीतों की सीडी ले आए। उसे और मज़ा आने लगा। वो खाते खाते सुनता, चुन चुन करती, आई चिड़िया दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया। घर भर में बस मम्मी थीं जो इस गौरैया मुहिम से अब भी नाखुश थीं। कितनी बीट कर जाती हैं चिड़ियाएँ। बालकनी का फर्श गंदा हो जाता है, मैरी ढंग से साफ़ नहीं करती है, मुझे ही रगड़ रगड़ कर धोना पड़ता है। अभी गौरैया की लगी है, पता नहीं तीनों मिलकर घर को चिड़ियाघर ही ना बना दें। मम्मी की नाराज़गी को दूर करने का पापा ने अपना रास्ता निकाला। वे बहुत दिनों से कह रही थी उनके पास अच्छा मोबाइल नहीं है, किसी को व्हाट्सएप तक नहीं कर पाती हैं। पापा ने उन्हें नया मोबाइल ला कर दे दिया। तब वे उसके फंक्शन समझने में व्यस्त हो गईं। गौरैया जन्य कुढ़न को कुछ देर के लिए भूलने लगी। रोज़ स्कूल से आकर मीकू सबसे पहले ये देखने बालकनी में जाता कि गौरैया ने घोंसला बनाया क्या। महीनों पे महीने बीतते गए। गर्मियाँ शुरू हुई। एक दिन सुबह सुबह वो पूजा करती दादी को खींचता हुआ बालकनी में ले गया। दादी, वो देखो, वहाँ गौरैया चोंच में तिनका पकड़ के तार पर बैठी है। वो ज़रूर यही कहीं घोंसला बनाएगी, है ना। वे समझ गई अब घोंसला बनेगा। वे पहले ही देख चुकी थी कि बालकनी के छज्जे के लिए लगाई गई प्लास्टिक शीट को होल्ड करने के लिए जो एंगल गाड़े गए हैं उनमें से 2 अंदर की तरफ से नहीं कट पाए थे और ये बिना कटे लोहे के एंगल चूड़ी बराबर निरापद जगह पर बना रहे थे जिस पर कल ही गौरैया कुछ तिनके जमा कर चुकी थी। लेकिन मीकू बारीकी से ये सब देखे इसलिए कहने लगी, कहाँ रे, कहाँ, मुझे तो नहीं दिख रहा। वो उधर कोने में देखो, हाँ चिड़ा बैठा है। अरे उसकी चोंच में डंडी सी नहीं दिख रही। हाँ दिख रही है, अब देखो क्या करता है उनका। अलिप्त भाव से कहकर वो अंदर आ गई। वो बाहर बालकनी में ही खड़ा देखता रहा, बार बार अंदर आकर बताता रहा, दादी कितनी कितनी बार गई गौरैया, कितनी कितनी बार आई गौरैया, पूछो ही मत। अब पक्का है कि घोंसला अपने घर बनेगा। रात में सोने जाने के पहले भी वो देख आया कि कैसे गौरैया गर्दन में सिर चोंच धंसा कर अधूरे बने घोंसले के पास सो गई है। सुबह हुई और फिर चींची चूचू चुन फुर तिनका लाना जमाना चलता रहा। शाम को मीकू की खुशी का और छोड़ न था। अब तक घोंसला अच्छा खासा आकार ले चुका था। अब वो घोंसले के अंदर का हिस्सा देखने को उत्सुक था। वो था छोटा और दादी थी ठिगनी। उसे पापा के आने का इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन गौरैया पापा से परिचित नहीं थी। उसने लपक कर उनके चश्मे पर चोंच मारी। पापा ने अपने आप को बचाया। अंदर से मम्मी चिल्लाई, दादी पोता तो दादी पोता और आप भी। चश्मा टूट जाता तो, आँख में लग जाती तो। लेकिन मीकू किलकारी मार उठा, देख लिया, घोंसला अंदर से देख लिया। कितना प्यारा बिछौना बनाया है गौरैया ने, लगता है अपन गुड़मुड़ होकर इसमें सो जाओ। थैंक यू पापा। और फिर तुरंत उनकी गोद से फिसल कर ये बात दादी को बताने अंदर भाग गया। गौरैया के आने, दाना खाने, पानी पीने, घोंसला बनाने जैसे आंगन अपार्टमेंट के 3रे माले के फ्लैट में जीवन एक जीवंत पाठ की तरह घर की हवा में घुल गया, रच सा गया। मीकू की उत्सुकता के केंद्र में निसंदेह अब अंडों की उपस्थिति ने घर कर लिया था। घोंसला बन गया, अब कब रखेगी अंडे, देर क्यों कर रही है गौरैया। दादी का एक ही उत्तर होता, अगर तू धीरज धरेगा तो जल्दी रखेगी अंडे, और जल्दी करेगा तो देर से रखेगी, या नहीं भी रखे अंडे, उसकी मर्जी, अब तू तेरी जान। वो अपनी उत्सुकता की तमाम पतंगों को समेट कर बैठ जाता। दादी का कहा न मानने का प्रश्न ही नहीं उठता था। उसकी नज़र में वे किसी जादूगर से कम नहीं थी जिन्होंने गौरैया का जादू घर में अवतरित करवाया था। कुछ दिन तक गौरैया द्वारा घोंसले की और फिनिशिंग चलती रही। फिर एक दिन उसमें मादा गौरैया बैठी तो बैठी ही रही। उन्होंने मीकू को बताया, इतनी देर से बैठी है, ये ज़रूर अंडे दे चुकी है और उन्हें से रही है। फिर मादा उड़ी, लेकिन नर गौरैया वहीं मंडराता रहा। मीकू ने देखा नर और मादा के फेरे पर फेरे लगते रहे। अब वो दोनों की आवाज़ें भी अच्छी तरह से पहचानने लगा था। अंडे देने के कुछ ही दिनों के बाद घोंसले में से चीची 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 की बारीक आवाज़ें आईं। मीकू बावरा हो गया। दादी मुझे अपने हाथ में लेना है बच्चे, मुझे बच्चे दो, चिड़िया के बच्चे दो। नहीं बेटा, हम उन्हें घोंसले से बिल्कुल बाहर नहीं निकालना है। जब पापा आएँ चुपचाप देख भर लेना। पापा के आने का इंतज़ार उसे सालों लंबा लगा।
उनके आने पर तुरंत कंधे पर चढ़ा। घोंसले का दृश्य देख भाव विभोर हो उठा। अंडों से बच्चे निकल आए थे। कभी गौरैया मम्मी, कभी गौरैया पापा उन्हें चोंच में पकड़ पकड़ कर लाए कीड़े खिला रहे थे। वे चींची करते हुए बड़ा सा मुँह खोल के गप गप खा रहे थे, मानो जमाने की भूख बस उन्हें ही लगी हो। गुलाबी गुलाबी चोंचों वाले सिलेटी सिलेटी भूरे भूरे रोएदार बच्चे लगातार चिचियाते, आंखें बंद रखते, जल्दी जल्दी खाकर मानो बड़े होने को उतावले गौरैया के बच्चे। पापा उसे कंधे से उतारने जा ही रहे थे कि मम्मी अंदर से अपना नया मोबाइल ले आई और बोली, सुनो वहीं रुको, हाँ हाँ ऐसे ही। अम्मा जी आप भी स्टूल पर धीर पाई से चढ़ जाओ, अब इनके करीब आ जाओ। यस ठीक है, इस फ्रेम में सब आ रहे हैं, आप, अम्मा जी, मीकू, अपनी बालकनी का कोना, गौरैया का घोंसला और उसके बच्चे, सब कुछ। स्माइल प्लीज़। क्लिक क्लिक क्लिक। उन्होंने 3-4 फ़ोटो ले लिए। अरे अरे अभी रुको, मुझे भी आ जाने दो, एक सेल्फी विद गौरैया तो बनता है आज, है ना। मम्मी के चेहरे पर गौरैया के लिए इतनी अपनत्व भरी मुस्कान देखकर तीनों निहाल हो गए, और कदाचित गौरैया और उसके नवजात भी। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर किसलय पंचोली की लिखी हुई एक प्यारी सी कहानी, ए सेल्फी विद। महानगरों के बढ़ते हुए कंक्रीट के जंगलों ने प्रकृति की खूबसूरती व उसके जीवों को शहरों से दूर कर दिया है। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।